बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फिजिक्स का धमाकेदार सेशन। दोस्तों टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स का ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ना ही ये बहुत ही इजी है बल्कि साथ साथ में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आराम से इजी हो सकता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी, व्हाट वी हैव सेड टू द कैपिटल जी एंड व्हाट वी हैव टू से टू द स्मॉल जी। दोस्तों ये सब जो कंफ्यूजन है ये भी दूर हो जाएगी आज, और मैं आज आपको और डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा आखिरकार वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कहां पे ग्रेटर होती है, कहां पे लेस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है आज हम आपके साथ पढ़ेंगे और आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं व्हाट इज द फोर्स। छोटे बच्चे से पूछेंगे तो बोलता है सर फोर्स का मतलब होता है धक्का देना, हम किसी पे ताकत लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स इज नोन एज अ पुश। बट हम किसी को खींचते हैं, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब हाथ से खींचना, तो वो क्या होगा, वो भी तो एक फोर्स है ना। अगर हम किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो हम भी तब भी ताकत ही लगा रहे हैं ना। तो अगर एक वुडन ब्लॉक है यहाँ पे, अगर एक बच्चा जो है अपने दोनों हाथ से इसके ऊपर प्रेशर दे रहा है, ये हो गया पुश। ठीक है, अगर इसी वुडन ब्लॉक को ही एक बच्चा जो है अगर अपने दोनों हाथ से अपनी तरफ खींच रहा है, इसको पकड़ के अपनी तरफ पुल कर रहा है, दोस्तों ये हो गया पुल। दोस्तों सिंपल, एकदम सिंपल डेफिनेशन क्या होती है फोर्स की, द पुल एंड द पुश इज नोन एज अ फोर्स। ठीक है, पुल और पुश इज नोन एज अ फोर्स, ये आपने पढ़ लिया। अब दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि पुल एंड पुल आर द फोर्सेस, देन मैं ये कह सकता हूं कि जब हम पुल कर रहे हैं किसी को तो हम एक सर्टन वर्क कर रहे हैं। अगर मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहां से मैं शिफ्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ खींच रहा हूं या पुश कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, तो उसका कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, है ना। तो फोर्स मतलब कुछ कार्य होना। जब तक कि कोई कार्य नहीं होता हम जितनी भी फोर्स लगा लें उसका कोई मतलब नहीं है। तो चीज तो क्लियर हो गई। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू द एक्सेलरेशन बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, है ना। ये पढ़ रखा है ना, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, अब दोस्तों वही बात करते हैं हम क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स में। हम अपने आप को कोई ऑब्जेक्ट तो खींच रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं कि हमने खींचा, हम दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आर द इनविजिबल फोर्स। हमें दिखती नहीं है लेकिन वी ओनली फील इट, हम उसको महसूस करते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपका मैन है, पृथ्वी के ऊपर आपका माउंटेन है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थ के ऊपर कुछ भी है आपके ऊपर। ठीक है, द फोर्सेस विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, द फोर्स विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए, आपको ध्यान से समझिए क्या लिखा है वो। द फोर्स ऑफ attraction of any object on the surface or above the surface of the earth is called gravitational force of अर्थ। ठीक है दोस्तों, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर या उसके एबव, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसके ऊपर टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ खींचने के लिए, तो इसीलिए हम कहते हैं क्या, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए
ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके साइज छोटा ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लिया O, ठीक है। अब देखिए आपका जो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो कितना लगेगा, कैसे लगेगा, अगर आपके सामने एक स्टूल है, आपके सामने एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स रखा हुआ है, छोटे साइज में बॉक्स है, आपने उसको पकड़ा है, अपनी तरफ खींच लिया, वो आप कैसे खींच पा रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, कितनी ज्यादा है, वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है हम जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है उसके मास के ऊपर। मास अगर कम है तो आप आराम से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आपने खींच लिया उसको। मास अगर बहुत ज्यादा है, वो आपको 50 किलो के बॉक्स है आपका 1 क्विंटल का, उसमें गेहूं रखा है, उसमें चावल रखा है, 1 क्विंटल का है, तो आप उसको खींच पाओगे आसान से? नहीं, आपको ज्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी। मीन्स दैट कि जितना मास है उसमें, जितना मास उसका है, उससे कंपेरेबल आपके साथ में जो हेल्पर्स लगे हैं उसको खींचने के लिए, उसका मास ज्यादा होगा तभी आप उसको खींच पाओगे। मास कम होगा तो नहीं खींच पाओगे, या स्लाइटली थोड़ा सा भी कम होगा आपका मास, तब भी आप कवर कर लोगे, ठीक है। मीन्स दैट कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये ऐसे करके ऐसे आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दोनों की तरफ से, ठीक है, इसको कहते हैं Fg, या सिंपली हम F कहते हैं। ये F जो है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने एक को स्मॉल एम लिया, एक को कैपिटल एम लिया, आप चाहे तो M1 और M2 भी ले सकते हैं। ये पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। मीन्स दैट कि आपका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, R मान लीजिए डिस्टेंस, या D मान लीजिए डिस्टेंस, दोनों इक्वल है, एक नॉमिनेशन है, आप D मान लीजिए, मैं यहां D माना है, ठीक है, D है, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, वो भी इनवर्सली। मैं समझ सकते हो कि D जितना ज्यादा रहेगा, D जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ज्यादा का भी हमने स्क्वायर कर दिया तो और ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द अर्थ वो और कम लगेगी। तो जो जितना ज्यादा है उसको और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जो जितना पास में उसकी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। चीज तो समझ रहे हैं ना आप ये, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। ये दोनों हो गए। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, इसको मानता हूं 1, इसको मानता हूं 2, दोस्तों ये क्या हो गया, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, M और कैपिटल M था, और यहां पे हो गया D का स्क्वायर। अगर ये हट जाता है यहां से, तो मैं यहां से क्या लेता हूं, F इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा और ये आ गया G, M कैपिटल M अपॉन D का स्क्वायर। और दोस्तों यही जो आपका कैपिटल G आके आया है बाहर, where कैपिटल G इज नोन एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जी हाँ, और यही G की वैल्यू हमारी होती है, और जो F है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और G नोन एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल साइन हटा तो वहां पे आ गया है G, M मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और उसका स्क्वायर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने टोटल, अगर मैं इस चीज को पूरी को हटा दूं, अगर इस पूरी चीज को आपने देख लेना, ये फोर्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है M के, इनका जितना मास होगा उनका प्रोडक्ट, जितना मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी, जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगी। उसको कंबाइन करके यहां पे क्वेश्चन पहुंची है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए F इक्वल टू G M अपॉन D का स्क्वायर, यहां तक चीज क्लियर होगी। अब देखिए इस G की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, G की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब देखिए G यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये D स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा F D स्क्वायर, ठीक, और जो M है वो नीचे चला गया, M
नीचे चला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां से मेरी जी की वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसमें और सारी आइडेंटिकल चीजें रख दूं, सारा एक स्पेसिफाइड चीज रख दूं, एम डी इसका जो भी है, तो जी की वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो फ्रेंड्स आती है, कितनी आती है, वो आती है 6 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। और दोस्तों ये जो एफ है आपका, एफ है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये तो दोस्तों जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये जी की वैल्यू है, सिंपली है, ये तो आपको मतलब बाद में बता दूंगा मैं फिर से। अब यहाँ पे दोस्तों एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, देखिए फोर्स है ना, ये फोर्स है ना, इसकी दोस्तों क्या होगी, न्यूटन होगी। फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स की हमेशा न्यूटन होती है। लेकिन अगर मैं आप जी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो फोर्स क्या है, न्यूटन, डी स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन एम मीन्स दैट केजी, तो केजी का स्क्वायर दोस्तों आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। दोस्तों ये उसकी जी की यूनिट हो गई, और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। एक चीज समझ में आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये तो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिट हो गई, आपका डेरिवेशन हो गया। दोस्तों ये 5 नंबर का डेरिवेशन आता है अगर आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, और अगर आप नॉर्मल को एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी का दे रहे हो, तो डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला हिट कीजिए, और ये जरूर पूछा जा सकता है 1 नंबर का। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों आपने एक टर्म पढ़ी होगी क्या, ग्रेविटेशनल फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल कंडीशन पढ़ी है आपने। ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसी एक टॉप सरफेस से गिर रहा है, तो उसमें कोई अदर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही, केवल अलोन एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, या कोई बॉडी अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, उसमें कोई और फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो बॉडी मान लीजिए एक हमारा टॉप है, यहां से कोई बॉडी है, ये नीचे गिर रही है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा वो दोस्तों कहलाएगा जी, और उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कहते हैं। सिमिलरली अगर एक टॉप मतलब बेस है, बेस से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है दोस्तों, उसका कुछ ना कुछ ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आपका वेलोसिटी होगा, वो होगा 0, और आपका यहाँ पे v कहला जाएगा, कुछ फाइनल पोजीशन अटेन करेगा ये। ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे कुछ फाइनल पोजीशन अटेन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बार एक्सेलरेशन को हम ले रहे हैं नेगेटिव, एक बार एक्सेलरेशन को ले रहे हैं हम पॉजिटिव। तो जब बॉडी अपवर्ड मूवमेंट कर रही है तो हम लेते हैं इसको पॉजिटिव, जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो उसको लेते हैं नेगेटिव। तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी में क्या चीज होता है, अब आप बोलोगे सर ये स्मॉल जी क्या होता है, आप बोलेंगे सर स्मॉल जी क्या होता है, अभी तो आप कैपिटल जी बता रहे थे, स्मॉल जी कैसे करेंगे, क्या होता है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है स्मॉल जी। ठीक है, ये चीज फिगर समझ में आ गई ना। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो कैसे लगेगा, देखिए हम जानते हैं कि एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, अगर बॉडी सरफेस पे गिर रही है या सरफेस पे उठ रही है, तो वहां पे क्या होता है, ए क्या होता है, जी, अभी आपको मैंने बताया था फ्री फॉल कंडीशन में। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, एफ इक्वल टू एम जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी पुट कीजिए, और यहाँ पे जी एम और कैपिटल एम अपॉन डी का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन डी का स्क्वायर। और तो आप देख सकते हैं कि एम क्या है, वेरी करता है क्या, मास वेरी करता है, नहीं, मास कांस्टेंट होता है हर जगह का, तो ये मास कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डी स्क्वायर डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। दोस्तों ये पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो ये जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है वो निकल के आती है आपकी 9.8, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, 9.8। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत ही समझने वाली बात क्या है कि हम सबने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं पोल की, ये होता है अर्थ, ये पोल होता है, ये इक्वेटर होता है। पोल पे क्या होता है कि हमारा जो ग्रेविटेशन मतलब जो अर्थ है
वहां पे पोल पे एक फ्लैटर्ड सरफेस आ जाता है। पोल पे क्या होता है, एक फ्लैटर्ड सरफेस आता है, और इक्वेटर पे वो नहीं होता। तो पोल पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर पे। मीन्स दैट कि इक्वेटर पे आपका जो स्मॉल जी की वैल्यू है फ्रेंड्स, वो पहुंच जाती है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द इक्वेटर। और ये क्या है, पोल या एवरीवेयर। तो मीन्स दैट एट द इक्वेटर द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है, और ये बात अलग है। वैसे देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका हमेशा है हमारी एक वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। अब देखिए मैं आपका एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं। देखिए हमने पढ़ा F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक। इस F क्या है, यूनिट उसकी न्यूटन है। G क्या हो गया, F डी स्क्वायर अपॉन एम एम, इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक। इसकी वैल्यू होगी 6.7 इंटू 10 की पावर -11 और यूनिट लगा दीजिएगा, ठीक। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डी का स्क्वायर, ठीक। और जी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू मतलब यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 9.8, ठीक। अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि चीजें क्लियर हो सारी आपको, ठीक। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन, ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं आपके लिए सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा कि व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वेट। आखिरकार मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। हम कहते हैं हमारा मास इतना, हम कहते हैं हमारा वेट कितना है, तो आखिरकार मास और वेट में क्या डिफरेंस है। फिर मैं लेके आऊंगा प्रेशर, प्रेशर बताऊंगा आपको क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। अब बोलते हैं दोस्तों कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो थ्रस्ट और फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक धमाकेदार सेशन में, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा।